आचार्य जी ने जो शब्द बोले हैं उससे आपका मनोबल बढ़ा होगा, हम लोगों का भी मनोबल बढ़ा है। और ये जो कार्यशाला का उद्देश्य था वो सिर्फ ये उद्देश्य था कि अभी तक आप छात्र रहे, अब छात्राध्यापक शब्द आपके साथ जुड़ चुका है, तो अध्यापक शब्द जो जुड़ा है इसका मतलब आपको बारीकियां शिक्षण की मालूम होनी चाहिए। बहुत सारा ज्ञान होने के बावजूद भी हम अपने ज्ञान का ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो मैं मानता हूं अगर किसी को 90% ज्ञान है और उसका ट्रांसफर रेट है 10%, वो बेकार है। और एक व्यक्ति को 40% ज्ञान है और ट्रांसफर रेट है 30%, तो वो शिक्षक छात्र के लिए ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि ट्रांसफर रेट ज्यादा है। मुझे कितना ज्ञान है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं उस ज्ञान का कितना प्रतिशत बच्चों में ट्रांसफर कर पा रहा हूं, ये मेरी सफलता का द्योतक है। तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण आपकी कार्यशाला हुई, इसका मकसद भी यही था कि हाउ टू ट्रांसफर योर नॉलेज। अपनी नॉलेज को जो 20-25 साल में आपने एक्वायर की, उसका कितना प्रतिशत आप छात्रों में दे पाएंगे। तो आपने देखा कि कितने चरण हैं। अभी तक हम समझते थे मेरे पास ज्ञान है तो काम हो गया, लेकिन ज्ञान से अभिव्यक्ति तक का सफर इन 3 दिनों में आपने सीखा कि ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। ज्ञान के बाद उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक है। उसके बाद उसका एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई, और एप्लीकेशन के बाद वो स्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने आप कुशल कहलाएंगे, और कुशल जब होंगे तो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि लाओ कुछ और सीखें, इस क्षेत्र में और नई नई सूचनाएं क्या है, नए नए शोध क्या हुए हैं। और उसके पश्चात आपका एक एटीट्यूड या अभिवृत्ति बन जाएगी कि मुझे तो ऐसा ही करना है किसी भी विषय में। तो उस अभिवृत्ति के साथ जब हम आपको यहां से विदा करेंगे समाज के लिए, तो वो अभिवृत्ति पूरे जीवन काम आएगी, जो एक अच्छे शिक्षक का प्रमाण होगी। और जिन छात्रों को आप पढ़ाएंगे भविष्य में इस अभिवृत्ति के साथ, वो छात्र लाभान्वित होंगे। और बीएड डिपार्टमेंट का उद्देश्य यही है, हम सभी लोग इसीलिए प्रयासरत हैं कि यहां से जो 50 शिक्षक निकलेंगे पार्ट 1 के, 50 पार्ट 2 में पहुंच गए, तो 100 स्टूडेंट्स एट ए टाइम हमारे पास होते हैं, और 2 साल में 50 टीचर्स हमारे निकलेंगे, तो वो समाज के लिए उपयोगी। और जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी स्किल थे, तो शुरुआत हमने कहां से की थी? शैक्षणिक लक्ष्य लेखन। कि सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारित करो कि हमें पहुंचना कहां है। बिना लक्ष्य के हम कहीं नहीं पहुंचते। तो शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल को आज आपने यहां पर प्रैक्टिकली करके देखा। अब कल जो हम लोग बात करेंगे वो होगी पाठ प्रस्तावना कौशल, हाउ टू इंट्रोड्यूस ए लेसन। कोई भी टॉपिक है उसको कैसे इंट्रोड्यूस करना है। डायरेक्ट जाके हम बोर्ड में पढ़ाने लगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का मकसद क्या होता है कि जो नई नॉलेज आप देने जा रहे हो उसका प्रीवियस नॉलेज से कनेक्शन स्थापित करो। तो हाउ टू लिंक द न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज विच यू आर गोइंग टू डिलीवर टुडे। तो ये एक हम कड़ी बनाते हैं। तो स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज में अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाने जा रहे हैं तो देख लें बच्चे को टेंसेज आते हैं। अगर टेंसेज नहीं आते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाना व्यर्थ है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर के कोर्स में पहला चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का है और हाई स्कूल तक टेंस हमारे कंफर्म हो जाते हैं। बाई चांस अगर किसी बच्चे का टेंसेस क्लियर नहीं है तो शिक्षक हमारा शुरू करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और आप जब पूछते हो तो वो कहते हैं पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, आपने क्या किया। तो उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की जितनी भी कक्षाएं होंगी वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। तो पाठ प्रस्तावना कौशल में आपने क्या सीखा? हाउ टू लिंक न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। जैसे ही हमने लिंक कर दिया, अगला चरण आ गया। अगला चरण क्या था? स्पष्टीकरण, हाउ टू एक्सप्लेन इफेक्टिवली। अब हमारी बारी आ गई कि कैसे हम अपनी बात को एक्सप्लेन करें। जो भी कंटेंट आपका है, आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, आप हिंदी पढ़ा रहे हो, डजंट मैटर, किसी न किसी विषय का तो अध्यापक आप होंगे, लेकिन उस विषय का जो कंटेंट है उस कंटेंट को एक्सप्लेन कितने इफेक्टिवली आप कर पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से शिक्षक जो बहुत अच्छा प्रभावी ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, उनकी कक्षा में समय का पता ही नहीं चलता। और कुछ शिक्षक में ऊब लगती है आपको क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते बहुत अच्छा। उनको ज्ञान तो होता है लेकिन एक्सप्लेनेशन जो स्किल है उसमें वो कमजोर होते हैं। जैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया, अब सूचना बच्चों तक पहुंच गई, नॉलेज बच्चों तक पहुंच गई। अगला स्टेप क्या आएगा?
कौन सा स्टेप है? सूचना पहुंच गई है, क्वेश्चन प्रश्न पूछना, फ्लुएंसी इन क्वेश्चन, कैसे हम प्रश्नों को प्रवाहपूर्ण ढंग से पूछ सके। अगर मैं आपसे कहता हूं 10 प्रश्न लगातार पूछिए, तो क्या आसान होगा? लगातार 10 प्रश्न पूछना आसान नहीं होगा। तो प्रश्नों को पूछने की भी कला है, जो आपने इस वर्कशॉप में सीखा कि पहला प्रश्न हम कहां से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट से, और कंक्लूडिंग पार्ट तक हम जाएंगे, जो हमारा 10वां प्रश्न होगा। तो इसको कहते हैं फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। प्रवाहपूर्ण ढंग से आप प्रश्न पूछते चले गए, और प्रश्नों का डिस्ट्रीब्यूशन, जो वितरण है, वो वितरण आपने कैसे किया? मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। एक बिंदु, ये जहां पर ये छात्रा बैठी हुई है, एक प्रश्न इससे पूछने के बाद सबसे किनारे चले गए, अगला प्रश्न उससे पूछेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस छात्रा से होगा, और चौथा प्रश्न होगा वो जो किनारे बैठा हुआ है, और 5वां प्रश्न यहां बीच में किसी जगह से, और अगला 6ठा प्रश्न यहां से। तो ये 6 बिंदु मैंने आपको बताए थे। ये 6 बिंदु आपने क्या किया? आपको पता नहीं आपने क्या किया? इन 6 बिंदुओं को जो आपने डिस्कवर कर दिया, इसका मतलब पूरा क्लासरूम आपने कवर कर दिया। अब कोई छात्र आपसे यह नहीं कह सकता है कि सर मुझसे नहीं पूछेंगे, सर किसी से पूछ सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। इसको भी सीखना बहुत जरूरी है। ये बीएड ना करने वालों को नहीं पता होता है, अनुभव से अपने सीख लेते हैं, लेकिन थियरी में उनके पास नहीं होता। अब जैसे ही आपने प्रश्न पूछ लिए, अगला स्किल क्या आ गया? खोजपूर्ण प्रश्न। स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। इसका मतलब अब जो प्रश्न हम पूछेंगे, उसमें हमें खोज करनी है कि जो उत्तर आ रहा है वो कुछ डिटेल्ड हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? क्या है? लखनऊ। ये उत्तर क्या खोजपूर्ण है? यानी जो प्रश्न मैंने किया, ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ क्यों है, तो यहां पर आपको खोज करनी पड़ेगी कि लखनऊ ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। तो यहां पर खोजी प्रवृत्ति विकसित होगी छात्र के भीतर। तो अब जो छात्र आपको उत्तर देगा, तो आपको प्रश्न की डिजाइन करनी पड़ेगी, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन। प्रश्न बनाए कैसे? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होगा प्रश्न, संक्षिप्त होगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, क्वेश्चन वर्ड उस प्रश्न में आएगा। ये आपने सीखा। और फिर उस प्रश्न से खोजी प्रवृत्ति हम बच्चों में विकसित करेंगे, और वो बच्चा खोज कर उस आंसर को हम तक पहुंचाएगा। इसके बाद एक दृष्टांत कौशल की जो बात हम लोगों ने की, कि हम बीच बीच में उदाहरण देंगे। और उदाहरण कैसे देंगे? सरल उदाहरण। जैसे मैंने आपसे कहा कि माइक्रो टीचिंग में स्किल डेवलपमेंट होता है, और स्किल का मतलब होता है कि एक एक कौशल हमारा कब माना जाएगा कि हम पारंगत हो गए हैं, जब घटकों पर आप मास्टरी कर रहे हैं। तो देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ ए सिंगल स्किल। तो एक स्किल के 5 घटक हैं, 10 घटक हैं, तो हम एक एक करके जब 10 घटकों पर अपना काम कर लेंगे, तो एक स्किल के मास्टर माने जाएंगे। जो उदाहरण मैंने आपको दिया था साइकिल चलाने का, कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल पर रखकर साइकिल को बैलेंस करते हैं, हैंडल को संतुलित करते हैं, उसके बाद कैंची साइकिल भी चलाते हैं कई बार, फिर डंडे पर भी आते हैं, और उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं, और फिर साइकिल हमारी चलती है। तो इस साइकिल को चलाने में कितने कार्य आपने किए? पैडल पर रखकर बैलेंस करना, कैंची चलाना, डंडे पर बैठना, गद्दी पर बैठना, these are all components. And once you are master of these components, you will be skilled in riding a bicycle. Similarly, this is the workshop on micro teaching. One skill contains lots of components. Keep mastering on each and every component, and you will be skilled day by day. एक स्किल जो मैंने बताया था, स्टिमुलस वेरिएशन, जो सब में मौजूद है। अगर मैं रोबोटिक अंदाज में अपनी बात कह रहा हूं, तो आप प्रभावित नहीं होंगे। मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कांटेक्ट, टोन, आर्टिकुलेशन, ये सारी चीजें जब
आप शामिल करते हैं, तब जाके वो प्रवाह ज्ञान का छात्र तक पहुंचता है। तो ये आप सीखे होंगे इसमें। तो 7 कौशल की चर्चा हम लोगों ने की। कौशल बहुत से हैं, आपके कोर्स में 5 कौशल हैं, लेकिन हम लोग जितने पॉसिबल होंगे और भी ज्यादा करवाएंगे। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इस वर्कशॉप को अटेंड किया और बहुत अच्छे से सीखा होगा। आपकी परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आज पहले स्किल पर आपने काम किया है। कल से हम लोग निरंतर हर स्किल पर बारी बारी काम करेंगे। अलग अलग ग्रुप आपके बांट दिए जाएंगे और कल से बहुत ही अच्छा आप कार्य करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। मेरी शुभकामना है कि आप लोग बहुत अच्छे शिक्षक बने और ये वर्कशॉप आपको अच्छा शिक्षक बनाने में योगदान प्रदान करें। अंत में प्राचार्य जी का पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे विभाग के लिए निकाला। अपने साथियों का धन्यवाद जो हमारे साथ रहकर इस कार्य में लगे रहे, और आपका धन्यवाद कि आप धैर्यपूर्वक इस वर्कशॉप में सम्मिलित हुए। शुभकामनाएं, आशीर्वाद, पुष्प।